पिछले 5 सप्ताह से लगातार मैं उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल उसने मेरे दोनों नंबर को ब्लॉक कर लिया, व्हाट्सएप और फेसबुक भी। इसलिए मजबूरन मुझे इंस्टा पर मैसेज करना पड़ा, लेकिन उसने मैसेज देखा तक नहीं। लेकिन पल्लवी को तुम पर शक हो रहा है। लेकिन आखिरी दिन पल्लवी ने मुझे खुद बताया था। क्या बताया था? अमरेंद्र कौन है? मैं हूँ अमरेंद्र विश्वास। मेरा घर इलाहाबाद के कटरा में है। पुराना मकान है, दादाजी के समय का है। अमरेंद्र काम क्या करता था? मैं एक LIC एजेंट हूँ। इसके अलावा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर भी कुछ काम करता हूँ। इससे भी पहले अमरेंद्र क्या करता था? बीते पलों को याद करने का कोई फायदा नहीं है पल्लवी। उसे याद करना जरूरी है। हर किसी को यह जानना होगा कि आप कौन हो। नहीं, तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगी। कहूंगी, जरूर कहूंगी। नहीं, तुम्हें और कुछ नहीं करना अमरेंद्र, क्योंकि अब तुम नहीं हो। पल्लवी, तुम मुझसे प्यार करती थी ना? इतनी जल्दी तुम मुझको नहीं मिटा सकती। तुम मर चुके हो अमरेंद्र। तुम्हें मरे हुए 19 दिन हो चुके हैं। अब तुम आजाद हो। मुझे भी आजादी चाहिए, और तुम तो जानते हो छोटी छोटी आजादी के लिए सारा जीवन लड़ना पड़ता है, और उन सबसे बचने का सबसे आसान तरीका है मर जाना। और तुमने वो सबसे आसान रास्ता अपनाया। तुम्हें पता है ना मैं कितना डरपोक आदमी हूँ, फिर भी तुम मुझे जूली के केस में शामिल कर रही हो। क्या तुम मानती हो कि मैं किसी का खून कर सकता हूँ? मानती हूँ मैं। तुमने तो अपने आप को ही मार दिया था। इसके सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था पल्लवी। तुम्हें बचाने के लिए मुझे खुद को मारना पड़ा। इससे पहले भी तुमने खुद को मार डाला था अमरेंद्र। जूली, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूं कि मेरी मौत में तुम्हारा कोई हाथ नहीं। लेकिन पल्लवी मुझे तुम्हारे केस में शामिल कर रही है। करने दो, उससे क्या होगा? तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम तो अब मर चुके हो, इसलिए सजा होने का और जेल जाने का कोई डर भी नहीं रहा। लेकिन मेरी बेटी, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? A man's work is the explanation of that man. ये किसने कहा था अमरेंद्र? कौन तुम्हारा पसंदीदा कलाकार हुआ करता था? ये गलत है, गलत है। मैं इसे नहीं मानता। जिन्होंने प्यार और मेहनत से एक छोटा सा परिवार बसाने की कोशिश की, उनके लिए परिवार के अलावा और कुछ नहीं रहता है, और उस परिवार के सभी लोगों के यादों के रूप में रह जाते हैं कि एक जिम्मेदार, सामाजिक, दयालु, संवेदनशील थे और कुछ नहीं। सच है तुम जो कह रहे हो, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। पॉल, तो प्रॉब्लम? अगर एक सीधा साधा साधारण सा इंसान अपने पत्नी और बच्चे, या उनके पत्नी और बच्चे, या उनके भी पत्नी और बच्चे की याद में एक बहुत ही प्रेरणादायक तस्वीर बने रहना चाहता है, तो उसे लंबे समय तक जीना होगा, बच्चों की परवरिश और उनकी प्रतिष्ठा का ध्यान देना होगा, परेशानी आने पर अपने परिवार वालों का 20 पाँव पानी में खड़े रहकर मदद करना होगा, घर, जमीन, धन संपत्ति को बढ़ाना होगा, पड़ोस की क्लब को एक अच्छे रकम का भुगतान देना होगा। ये सारा बकाया छोड़कर फट से मर जाना, ये सही बात नहीं है। समय तो था पॉल, उन्होंने खुद अपने जीवन को सीमित करके छोटा कर लिया। और कलाकार ऐसी किताबों का उल्टा पन्ना होता है। एक समय था कि तुम उसके लिए उसके भगवान थे। उसका कहना था कि तुम अगर जिंदा होते तो वो तुमसे जरूर मिलता। ये एक ऐसा कलाकार जिसके जीवन के बीच में ही अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है, तो लोग उनकी ज्यादा प्रशंसा करने लगते हैं और व्यक्तिगत जीवन के प्रति अत्यंत जिज्ञासु हो जाते हैं। उपेक्षा, अपमान, निराशा, लापरवाही से भरे कलाकार की मृत्यु का जश्न मनाने लगते हैं, उसे अमर बना देते हैं। लेकिन कलाकार का लंबे समय तक जीना उसके जीवन के मूल्य को कम कर देता है। लेकिन पॉल, जो मैंने नहीं किया उसके लिए मुझे क्यों फंसाया जा रहा है? तुम मुझे इस खतरनाक सिचुएशन में छोड़ कैसे गए अमरेंद्र? मुझे इस पुलिस, प्रशासन, कोर्ट कचहरी से बाहर निकलना है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? क्या आप कल्पना कर सकते हो कि जब आप जीवित थे तो आपके प्रियजन आपके पीठ पीछे क्या कहते होंगे?
चुगली करना तो इंसानों का सबसे पसंदीदा एपिसोड है। आपने भी उनके पीछे किया होगा। आज आप उनसे बहुत दूर आ चुके हैं। हाँ, अब तो वो लोग और भी कहेंगे। अभी भी? अरे भाई, अकेला तहीती में सिफिलिस से मरने के बाद मैंने अपने बारे में बहुत कुछ नया जानना शुरू किया। मैंने देखा साला मैं अपने बारे में खुद कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे पता होना चाहिए था। मेरे मरने के बाद दुनिया वालों ने मुझे अपने हिसाब से बना दिया, मैं अमर हो गया। लेकिन एक अलग इंसान के रूप में मेरे लिए वो अज्ञात, आश्चर्य, अपरिचित, आधा मानव, आधा जानवर की तरह बन गया। तुम्हें पता है, मैं खुद अपने बारे में अपडेट रहने के लिए कभी कभी गूगल भी कर लेता हूं। जिस उपन्यास को पढ़कर पाठकों ने आपको अपने हीरो बना दिया, उसी उपन्यास में साफ लिखा है, उनका कहना है कि वो आपके चरित्र की एक काल्पनिक कहानी है, उसका नाम भी अलग होगा। What's in a name? इससे क्या फर्क पड़ता है बताइए? आप तो लेखिका है ना जूली, आपको तो पता होना चाहिए कि उपन्यास पढ़ने वालों में से 10% लोग भी बायोग्राफी नहीं पढ़ते हैं। ठीक ही करते हैं, सभी कलाकार झूठे होते हैं। दरअसल वो साधारण चीजों को असाधारण बनाने के लिए एक मायावी दुनिया बनाते हैं। प्रेम, प्यार, स्नेह, करुणा की बात करते करते क्रूर, बेरहम, निर्दयी इंसान बन जाते हैं। मेरे पास इसका जवाब है पल्लवी, लेकिन फिलहाल मैं इसका जवाब नहीं दूं, क्योंकि तुम अभी जीवित हो, तुम्हें और जिंदगी बितानी है। अभी तुम अपने उन तमाम दोस्तों के पास जाओ जो जीवित हैं। फिलहाल वो तुम्हारे बेडरूम के बाहर इंतजार कर रहे हैं। तुमने बहुत देर से दरवाजा नहीं खोला है ना, इसलिए वो परेशान हो रहे हैं। देखो देखो। पल्लवी दरवाजा खोलो, पल्लवी दरवाजा खोलो, पल्लवी दरवाजा खोलो, पल्लवी दरवाजा खोलो, पल्लवी। और पल्लवी ने ही जूली को दुनिया से मिटा देने के लिए बोला एक बार नहीं 1000 बार। मुझे लगता है कि जूली को हटाने के पीछे पल्लवी का हाथ है। क्या तुम मुझे $100 उधार दे सकते हो? उधार? हाँ, मतलब अगर तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है तो। ए पॉल, पैसा तो सांसारिक चीज है, लौकिक है, मैं इसे अपने साथ नहीं ला पाऊंगा। बिल्कुल। मतलब? तो तुम यहाँ इन लौकिक समस्याओं में अपने समय को क्यों व्यर्थ जाने दे रहे हो? चलो चलो, मैं तुम्हें अपने पुराने घर ले चलता हूं। पुराने घर से मतलब है फ्रांस में, पोलिनेशिया एक तहती द्वीप में जो है। नहीं अमरेंद्र, तो मैं तुम्हें अपनी सफलता से विफल होने की कहानी बताना चाहता हूँ, शुरू से। कैसे मैं इस साधारण सी आरामदायक जिंदगी से दूर चला गया। जैसे तुमने खुद को 2 बार मारा है ना, वैसे ही मैं भी 2 बार कब्र खोलकर बच गया हूँ। मुझे लगता है हर किसी के जीवन में ऐसा समय आता है जब उन्हें चुनना होता है कि वो खुद को मारकर समाज का एक साधारण इंसान बन जाए और सुरक्षा के फ्लोरोसेंट मुर्दाघर में अपने बच्चों के साथ सुकून से शॉपिंग करे, या सभ्यता के स्वाभाविक नियमों से बाहर हटकर खुद का एक ऐसा पैरेलल समाज बनाए जो खतरनाक हो, असुरक्षित, अनिश्चित चीजों से भरे हो। 21 साल पहले मैंने इस आदमी को अपनी आंखों के सामने खुद को थोड़ा थोड़ा करते मरते हुए देखा है पॉल। और मैंने डेनमार्क में अपने सजे धजे घर में पॉल को मरते देखा है। किसी भी चीज की कमी नहीं थी हमारे पास। 3 खूबसूरत प्यारे से बच्चे, रिश्तेदार, सम्मान, सुरक्षा, सब। शादी के इतने साल बाद भी हमारा प्यार थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ। जिसे तुम मरना कह रही हो उसे मैं जीना कहता हूं सोफिया। अभी तुम एक काम करो, अमरेंद्र को शराब और भुने हुए गोश्त खाने दो। आज हम दोनों अपने पीछे छूटे जिंदगी का पोस्टमार्टम करेंगे। बैठो अमरेंद्र। फिर तो मैं भी चलूंगी, लेकिन मुझे अपना मेकअप बदलना होगा। 21 साल पहले मेरा डबल चिन नहीं हुआ करता था, बहुत शार्प था, और फिर मैं चश्मिश भी नहीं थी, बाल भी छोटे थे। आप लोग चलिए, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। मरे हुए लोगों की ये दुनिया एक बहुत बड़ी जल छवि है मिस्टर अमरेंद्र। ये छाया लोग हैं। समय आदि काल से कोहरे की तरह यहाँ जम गया है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो? तुमने मेरे भाई की पेंटिंग देखी है? नहीं, मैं नहीं मानता। क्यों ये कैसे हो सकता है? तुम कैसे कह सकते हो? नहीं, ये गलत चीज है। और हाँ, इतना खाना किस लिए? अभी मैं तुम्हें मेरी बीवी की डिनर पार्टी में लाया हूँ।
दुनिया भर से मीडियोकर सोडो इंटेलेक्चुअल लोगों को घर पर बुलाकर ढेर सारा शराब और मीट खिलाती है मेरी बीवी सोफी। लेखक, नाटककार, कवि, रिपोर्टर, ये लोग मेरे ही पैसे पर पेट भरकर खाते हैं और आर्ट एंड कल्चर को लेकर अंड संड बकते हैं। तुमने क्यों कहा इसे? ये गलत चीज है। और मेरे डिनर को जहरीला बना देते हैं। नहीं नहीं, ये एकदम गलत बात है। अरे बात तो सुनो, ये एकदम गलत चीज है। गुड इवनिंग मिस्टर पॉल, तबीयत ठीक है आपकी? इनको देखा है तुमने? हाँ, आपकी बीबी से बात करते हुए। ये जनाब मुझे लेकर फिक्शन लिखते हैं। हाँ, फिक्शन? उसे ही तो पढ़ के मैं बचपन से आपका फैन बन गया था। सब कुछ गलत गलत लिखता है मेरे बारे में, हरामजादा। हैं? असल में मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ यार। हाय इमरान। हाय। पॉल जरूर तुम्हें मेरे बारे में बुरी बातें ही बता रहे होंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये आदमी दुनिया का सबसे बेहतरीन पेंटर हो सकता है, लेकिन बहुत कमीना है। ये किसी को पसंद नहीं करता। असल में ये सबसे जलता है। हम लोग जैसे दुनिया में अच्छी चीजें खोजते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बुरी चीजें देखता है और उसे ही पेंट करता है। पॉल एक पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट पेंटर है। ये लोग अपनी तरह से भयानक इस दुनिया के नंगे चेहरे को कैनवास पर उतारने की कोशिश करते हैं, तो उसमें गलत क्या है? तो फिर अगर मैं अपने तरीके से उसके चरित्र को निष्ठुर, निर्लज, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य से चलित आदमी को मेरे लेखन ने अमर बना के रखा है, तो इससे उसको क्या दिक्कत है? पॉल, पॉल, पॉल कहाँ चला गया? दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं आपको अपनी जगह, अपने तरीके से अपनी जगह ले चल रहा हूं, जहां पर पॉल एक सीधा साधा घरेलू इंसान था, शेयर की दलाली करके अच्छे पैसे कमा रहा था। ये पेंटिंग वगैरह से उसका कोई वास्ता ही नहीं था। एक सीधा साधा इंसान। आप जरूर बोर हो रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप परेशान मत होइए, हम ठीक हैं। थैंक यू। वैसे आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि काफी देर से हमने आपके हस्बैंड को नहीं देखा। कौन? पॉल? वो ये सब कल्चरल गैदरिंग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो एक इंट्रोवर्ट इंसान है, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों के लिए कभी नहीं रोकता, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे बिना रह नहीं सकता, और बच्चों से भी बहुत प्यार करता है। मैं उनसे एक बार बात करना चाहता हूँ। मैं मिलवा दूंगी, लेकिन बाद में मुझे कुछ मत कहना। वो लोगों से ठीक से बात नहीं करता और एकदम मूडी है। देखिए, अभी भी घर के एक कोने में अकेले बैठा हुआ है। पॉल, हाँ, ये क्या तुमने ड्रॉ किया है? हाँ, ये तुम्हें कहाँ से मिला? क्लोविश के स्कूल की ड्राइंग बुक में। क्लोविश ने कहा कि उसने नहीं बनाया है, तभी मैं समझ गई कि तुम्हारा ही काम है। अरे बोर हो रहा था, इसलिए पेंसिल और ड्राइंग बुक से खेल रहा था, बस और कुछ नहीं। पेंटिंग करने के लिए बड़े बड़े पेंटर्स की पेंटिंग को देखना पड़ता है पॉल, एग्जीबिशंस में जाना पड़ता है, वरना ये सब बचपना बन जाता है। कुछ सीरियस पेंट नहीं कर रहा था, कैजुअली जस्ट ड्रॉ कर रहा था। क्लोविश, स्कूल के लिए देर हो रहा है बच्चा। आज सबसे नहीं होती डार्लिंग, ये तो समझते हो ना, लेकिन तुमने ड्रॉ करने का ट्राई किया, इससे मैं खुश हूँ। लव यू। लव यू टू। वैसे सीखने की उम्र में शुरू किया होता तो कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन अब तो समय की बर्बादी है बस। सीखने की उम्र मतलब स्कूल पढ़ने के समय पर, क्लोविश की उम्र में। इसके बाद से मैंने मेरी ड्राइंग बुक को छिपा कर रखना शुरू कर दिया, लेकिन जब भी मैं पेंट करता था हमेशा सोचता था कि सोफिया की नहीं सुनूंगा और ना ही मानूंगा। अगर जिसके पास टैलेंट नहीं है वो कभी पेंटिंग नहीं कर सकता है। जिसने बचपन से पेंटिंग नहीं सीखा वो कभी लाइफ में पेंटिंग नहीं कर सकता है। अगर ये सच है ना तो भी नहीं। मान लीजिए अगर मैं आर्टिस्ट नहीं हूं तो क्या मेरा पेंट करने का मन नहीं हो सकता है? What the fuck? अमरेन, तुम्हारा रंग का डिब्बा और ब्रश कहाँ गए? वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। मतलब वो सब है कहाँ? क्या करूँगा पेंट करके भला? फालतू समय की बर्बादी। मैं उसे स्टोर रूम में रख दिया हूँ। तो तुम और पेंटिंग नहीं करोगे? पेंट करके पैसा कमा पाऊंगा, और नौकरी वो कैसे करूँगा? तो क्या तुम पेंटिंग पैसा कमाने के लिए करते थे? जितने समय पेंट करूंगा उतने समय 2-3 क्लाइंट के साथ विजिट कर सकता हूँ। कम से कम एक पॉलिसी तो बेच ही दूंगा। फालतू का काम करके अपनी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण समय बर्बाद किया है। मेरी लड़की बड़ी हो रही, मुझे अपने कैरियर पर फोकस करना है। जूली, मैंने एक आर्टिस्ट से प्यार किया था अमरेन, तुम उसको इस तरह नहीं मार सकते। सोफी, सोफी, यस डार्लिंग। मेरा एक पेंटिंग सालों एग्जीबिशन में सेलेक्ट हुआ।
सालों में? हाँ। सच? ये देखो उसका ऑफिशियल सिलेक्शन लेटर। तुमने उन्हें डोनेशन तो नहीं दिया? अरे नहीं यार, मैं भी तुम्हारी तरह हैरान हूँ। तुम आजकल स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, बस पेंटिंग कर करके समय की बर्बादी करते रहते हो। तुम्हारा ईयरली टर्नओवर 30% गिर चुका है पॉल। पॉल, पेंटिंग तुमसे नहीं होगी। सब आर्टिस्ट नहीं बन पाते हैं। मैं आर्टिस्ट लोगों के साथ रह रहकर एक नजर में बता सकती हूँ कि किससे होगा और किससे नहीं। लेकिन पिसरो कहता है कि मेरी पेंटिंग में एक मॉर्बिड फीलिंग है। तुम्हारे दोस्त कमील पिसरो जो पेंट करते हैं वो क्या पेंटिंग है? वो मोने, मैनेट, सिजॉन सब अजीब अजीब पेंटिंग्स बनाकर कल्चरल स्टेबिलिटी को बर्बाद कर रहे हैं। इनमें से किसी की भी पेंटिंग सालों के सिलेक्शन एग्जीबिशन कमेटी में सेलेक्ट नहीं होगी। ये सब फालतू में ही तुम्हारा दिमाग खराब कर रहे हैं पॉल। इस महीने कमरे का किराया भी नहीं भरा है तुमने। आज सुबह ही मांगने आए थे। पॉल एक दिन बिना बताए घर छोड़ के चला गया। झूठ! क्या? सोफिया ने देखा कि उसके परिवार में पॉल की सेविंग्स के नाम पर कुछ भी नहीं है। तीनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा संभालना भी मुश्किल हो रहा है। एक अच्छा, सुंदर और सुखी परिवार एक पल में बदलकर उनके सामने एक अनिश्चित अंधकार भविष्य आ रहा है। ये झूठ है। बीवी बच्चों को छोड़कर पॉल अकेले ही पेरिस चला गया। ये सब झूठ है। मैं उन सबको बता कर गया था। सोफिया और बच्चों को अब क्लोविस के साथ घर लेकर चला गया था उसके पापा के, और बड़े बेटे को अपने साथ लेकर आया था। तुम लोग जैसे रोमांटिसिज्म और रियलिज्म को अस्वीकार किए बैठे हो, ठीक वैसे ही मैंने अपनी राइटिंग में तुम्हारे असली जीवन को अपनी कल्पनाओं के उज्जवल रंग में मिलाकर अलौकिक करना चाहा, तो इसे तुम झूठ नहीं कह सकते हो पॉल। हाँ, तुम ये जरूर कह सकते हो कि ये एक आर्टिस्ट का अंदरूनी सत्य है जो कि वास्तविकता से भी अधिक गहरा है। क्या तुम पेरिस जाओगे मेरे लिए? क्या करना होगा बोलिए? मैं जानना चाहती हूँ कि वहाँ पॉल के साथ कौन है। आप खुद क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहाँ वो अकेले नहीं है, उसके साथ वो लड़की भी है। कौन सी लड़की? मैं नहीं जानती, कोई ना कोई लड़की तो जरूर है। आप नहीं जानती? यही तो विचित्र है इन सब मामलों में जो अक्सर होता है। उसे कभी किसी रेस्टोरेंट या कैफे में किसी लड़की के साथ नहीं देखा गया। पार्क या बाजार में भी उसे अकेले ही देखा गया है। आसपास के लोगों के लिए वो एक बेहद गंभीर और बोरिंग आदमी है। तुम समझ पा रहे हो? कितनी चालाकी से प्लान करके उसने मुझे धोखा दिया है। पता नहीं आपकी जैसी एक ब्राइट लेडी उस बेवकूफ के चक्कर में कैसे पड़ गई, पर मैंने हमेशा देखा है कि अच्छी लड़कियों को अक्सर बेवकूफ लड़के ही पसंद आते हैं। क्योंकि इंटेलिजेंट लड़कों को अच्छी लड़कियां पसंद नहीं आती। आप मुझे भेज रही हैं ये अच्छी बात है, लेकिन पॉल तो मुझे पहचानता ही नहीं है। यही तो एडवांटेज है। मैं चाहती हूँ कि तुम उस पर छिप के नजर रखो और सही समय आने पर उससे सीधा जाकर पूछना कि क्यों उसने 17 साल के ढेर सारे कष्ट और ढेर सारे प्यार से बनाए हुए परिवार को तोड़ के निकल गया। ये सब पूछना होगा उसको। प्लीज उससे पूछना जरूर। ये मेरा सवाल है, आपका नहीं। उससे कहना कि अगर वो लौटना चाहता है तो मैं या मेरे बच्चे उससे कोई सवाल नहीं करेंगे। हम उसे बिना किसी शर्त के माफ कर देंगे। ठीक है, मैं जाऊंगा। क्या पॉल ने जो आपको पेरिस से चिट्ठी भेजी है मैं उसे एक बार पढ़ सकता हूँ? श्योर। ये लीजिए, लेकिन आपको इसमें कुछ समझ नहीं आएगा। दरअसल पॉल की आधी बातें उसके पेट में ही रह जाती हैं। नॉरफोक से लंदन आया हूं एक आदमी से मिलने के लिए। यहां से पेरिस जा रहा हूं और कभी वापस नहीं आऊंगा। मैंने तय किया है मैं अकेला रहूंगा। डेनमार्क के घर में तुम बच्चों के साथ आराम से रह सकती हो या अपने पापा के पास कोपेनहेगन में भी रह सकती हो। जहां भी रहो खुश रहो। मेरे बारे में मत सोचना। योर्स एवो। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ है। ओ
जिंदगी के बीच मझधार में, पर तब हमारा प्यार नहीं मरा था, पर अमरेंद्र मर चुका था। भूल गई सब ओ हो आर्ट कॉलेज की पेंटिंग फैकल्टी में एक हंसते मुस्कुराते शर्मीले लड़के से मैंने प्यार किया था। उसके अंदर एक निडर आर्टिस्ट था। उसकी सपनों भरी आंखों में आने वाले रंगीन कैनवास का उभरता हुआ इशारा, लगता था कि कोई तीसरा आदमी घुस गया हमारी जिंदगी में, जिसके साथ मेरा कोई परिचय नहीं था। इतना भी दूर फिर मुझे अमरेंद्र से डर लगना शुरू हो गया। उसको छोड़ के जाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन मैं उसे कभी भूल नहीं पाई। ऐसा ना होता फरवरी की शुरुआत में ही मैं पेरिस पहुंच गया। बहुत ठंड थी वहां। रूदादाम्स में एक घर के छठे फ्लोर पे एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। पॉल की वाइफ मुझे सारा खर्चा देना चाहती थी, पर मैंने लिया नहीं। सोफिया को उस हालत में देखकर मुझे बहुत कष्ट हुआ। मैंने सोचा चाहे जो भी हो जाए मैं पॉल को अपने साथ लेकर ही आऊंगा। लेकिन 2 हफ्ता पेरिस में ढूंढने के बाद मुझे यह समझ आया कि मैं एक बेवकूफ इंसान हूं। इंसान को पहचानने की क्षमता मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और धीरे धीरे यह भी समझ आया कि सामने से दिखने वाली उदारता में कितनी ईर्ष्या छुपी होती है। और यह भी समझा कि आंखों में जो बर्बर है उसके अंदर कितना ढेर सारा माया जाल छिपा है। ओ, कितनी असहाय आत्मविस्मृति है। गुड इवनिंग। होटल वेजी में आपका स्वागत है। आप किसी को ढूंढ रहे हैं? हाँ, पॉल नाम का यहाँ पे कोई रुका है क्या? पॉल? ओह यस, रूम नंबर 32 7th फ्लोर। ओह थैंक यू। और वो लोग कितने लोग हैं? वो अकेला ही है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। वो होटल बहुत खराब था और वो जगह भी। 7वें फ्लोर पे एक छोटा सा कमरा। इतनी गंदी बदबू थी यहाँ। पता नहीं कोई इंसान अपनी अच्छी खासी जिंदगी छोड़कर यहाँ कैसे रह सकता है। अंदर आ जाइए। मुझे सोफिया ने भेजा है। मुझे पता था कोई ना कोई आएगा।
आप शराब पीते हैं? शराब? थोड़ी सी एब्सेंट पीते हैं, जबरदस्त ठंडी पड़ रही है। हाँ, मुझे थोड़ी सर्दी हो भी गई है। आप जिसको ढूंढने आए वो यहाँ नहीं है। मैं तब से यही सोच रहा था कि आखिर वो लड़की गई कहाँ। अभी से प्यार व्यार खत्म हो गया या कोई और ठिकाना भी है? सोफिया अब तक मुझे नहीं पहचानती। प्यार व्यार अब मेरे लिए मुश्किल है। तो जिस लड़की के साथ मैं भागा हूं, मतलब जिस काम के लिए आप यहां पेरिस तक आए हैं, वो है ही नहीं, वो कभी नहीं थी। आपको नहीं लगता कि आपने अपनी बीवी और बच्चों के साथ गलत किया? लगता है। आपकी बीवी को लेकर आपकी कुछ कंप्लेन थी? नहीं। तो फिर 17 साल का रिश्ता इस तरह से तोड़ के आना, क्या यह स्वाभाविक नहीं है? बहुत अस्वाभाविक है। आप तो उनके लिए कुछ पैसा भी छोड़ के नहीं आए, इस तरह से उनको छोड़ के आना उचित था। 17 साल तक मैंने उस परिवार को चलाया है। अब सोफी खुद से कोशिश करके देखे। अपने बच्चों से प्यार नहीं करते आप? करता हूं। तो फिर अब वो बड़े हो गए हैं, उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। इस तरह से आप जो वहां सब कुछ छोड़ के आए हैं, लोग आपके बारे में गलत गलत बोल रहे हैं, चरित्रहीन, बदमाश, घटिया आदमी वगैरह वगैरह। बोलने तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। लॉ के अनुसार आपकी बीवी आपके ऊपर केस कर सकती है। लेकिन मेरे पास पैसा रहेगा तब तो मैं दे पाऊंगा ना। तो फिर आपके होटल के किराया और खाने के पैसे? अभी थोड़ी देर में मैं रात भर निकल जाऊंगा अभी सामान लेकर पोस्टर चिपकाने के लिए। इस काम से अभी थोड़ा बहुत पैसा आ जा रहा है, बाद में क्या होगा मुझे नहीं पता। मतलब आपके पास पैसे नहीं, साथ में कोई लड़की नहीं और फैमिली में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर सब कुछ छोड़कर किस लिए आए हो पेरिस में मरने के लिए? करना चाहता हूं मैं, अभी सिर्फ पेंट करना चाहता हूं और कुछ भी नहीं। बहुत सारा समय मैंने दूसरे कामों में बर्बाद कर दिया है। पेंटिंग करना चाहते हैं? हाँ, मैं पेंटिंग करना चाहता हूं। आश्चर्य है कि सिर्फ पेंटिंग करने के हाँ, मैं सिर्फ पेंटिंग करना चाहता हूं। पागल हो गए हो क्या? क्यों? लाखों में कोई एक पेंटर बनकर अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाता है, और अगर पेंटिंग करके कुछ नहीं कर पाए तो फिर भी मैं पेंटिंग ही करूंगा। जहां तक मुझे पता है कि तुमने इसकी कोई क्लास नहीं ली है। अरे तुम्हारे पास तो बेसिक स्किल भी नहीं है। फिर भी मुझे पेंटिंग करना ही पड़ेगा। जिंदगी, मौत, नाम वाम, घर समाज सब बाहर में जाए, मैं सिर्फ पेंटिंग करना चाहता हूं। समझ पा रहे हैं आप? मेरे सामने बैठा है पॉल गॉगर, एक साधारण सा इंसान। इसे क्या पेंटिंग करना आता है या नहीं मुझे नहीं पता। क्या इसने कभी राफेल का पेंटिंग देखा है, माइकल एंजेलो का पेंटिंग, क्रिश्चियन का पेंटिंग? बार्टोलोम्यू फेरुशियो पैरागोनी को जानता है ये शहर का दलाल? सैंड्रो बोत्तिचेली का नाम सुना है जिंदगी में कभी? क्या इसे ये पता है कि पेंटिंग करने के लिए भयंकर स्किल की जरूरत पड़ती है? तुम चाहे जो भी कहो, मुझे पेंट करना ही पड़ेगा। रात बढ़ रही है। एवेन्यू का कृषि के शराब खाने में शराब की ग्लासों से छलकर आ रही पीली रोशनी पॉल की नीली थकी हुई आंखों में समा रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी गुफा से बाहर आया है एक आदि मानव और अपनी अज्ञानता, जिद्दीपन और गुस्से से सभ्यता के सजाए हुए कैनवास को एक नुकीले पत्थर से चीर फाड़ देगा।
अच्छा बनाया तुमने। कल रात के खाने में भी यही बनाना। बात मत को बॉयफ्रेंड, तुम अच्छे से जानते हो इस तरह की नौटंकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। छोड़ो ना, वो कौन सा बाकी टूरिस्ट जैसा अमीर आदमी है, वो तो साधारण सा गरीब इंसान है। तभी तो आइलैंड पर सिफिलिस से ग्रसित होकर बैठा है। छी! मैं एक डॉक्टर हूँ ग्रेटा, मरीजों का इलाज करना मेरा फर्ज है, फिर वो चाहे कोई मामूली सा जुकाम हो और या कोई सेक्सुअल डिजीज। अब बिना इलाज के तो मैं उसे मरने भी नहीं दे सकता। चुप! लंपट, मुझे मालूम है इससे पहले वो एक ट्राइबल लड़की के साथ में रहता था, बाद में उसे छोड़कर भाग गया। वो एक आर्टिस्ट है बेटा। मैं इतना समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना समझता हूँ कि उसे पेंटिंग के अलावा अब किसी और चीज से कोई मतलब नहीं। उसने तुम्हें जो दिया तुम उसे पेंटिंग समझते हो। ये सड़ा हुआ सेब, एक टेढ़ा केला और दबा हुआ संतरा। अरे चुप! पेंटिंग करने के लिए उसे और कुछ मिला ही नहीं। अगर ये असली होता तो कोई बात भी थी। बेचारा पैसे नहीं दे सकता, इसीलिए तो पेंटिंग देकर मेरा कर्ज उतारने की कोशिश कर रहा है। ये फालतू की चीजें अगर तुमने ड्राइंग रूम में लगाई तो मैं सच कहती हूँ मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो क्या करूं मैं इसका? चला दो। पॉल भी यही कहता है। मतलब? चला दो। अब उसे ठीक से दिखाई नहीं पड़ता। ये पेंटिंग भी उसने बिना देखे ही बनाई है। बेचारा कैनवास लेने के लिए घर से बाहर भी नहीं जा पाता, इसीलिए तो मैं कुछ कागज लेकर उसके घर पे गया था, तो उसने कहा कि वो कैनवास पर पेंटिंग नहीं करेगा। इसका मतलब ये अड़ंग बड़ंग पेंटिंग आखिर बंद हो गई। नहीं। तो फिर? वो अपने घर में ही लकड़ी की दीवार पर पेंटिंग बना रहा है, नरक की पेंटिंग, जहां कुछ दिनों बाद उसे जाना ही पड़ेगा। हे भगवान! आखिरी बार जब मैं गया था तो मैंने देखा था जंगल के अंदर वो टूटे से घर में पूरा नंगा होकर छेनी और पत्थर से खोद खोद कर एक पेंटिंग बना रहा था। सुंदर सी विभत्स पेंटिंग। ऐसा लग रहा था जैसे 10,000 साल पहले अफ्रीका की किसी गुफा में मानव की जिंदगी की ऊंची कल्पनाओं को पत्थर पे उभरते हुए देख रहा हूं। उसने बिना पीछे मुड़े मुझसे कहा, ये मेरी आखिरी पेंटिंग है डॉक्टर, मेरे मरने के बाद इसे जला देना। इस सभ्य दुनिया का कोई भी इसे ढूंढ ना पाए डॉक्टर। पागल! पूरा पागल! इस पेंटिंग को तुम यहाँ से हटाओ या जला दो। नहीं बेटा, नहीं, इसे जलाना मत। ये मेरी जिंदगी की सबसे कीमती और दर्दनाक दक्षिणा है। हाँ, मैं इसे संभाल कर तबेले के पीछे गोडाउन में रख दूंगा। प्लीज बेटा, इसे जलाओ मत। अरे सुनो, इस पेंटिंग को हटाओ। अरे जलाओ। यहाँ पर एक आर्टिस्ट रहता था, हाँ, उसके नाम का वारंट है मेरे पास। 3 महीने की सजा मिली है उसे। पॉल नहीं है अब। नहीं है? कहाँ गया बता दीजिए। ये छोटे मोटे केस में भाग दौड़ करना अच्छा नहीं लगता, बताइए। आज 9 मई 1903 है, कल यानी 8 मई 1903 को पॉल मर चुका है। बच गया साला, फाइल क्लोज करना पड़ेगा। आपने अपने नॉवेल में मेरे सेक्सुअल डिजीज को लेप्रेसी क्यों कर दिया है? अमरेंद्र, तुम बहुत आगे आ चुके हो, लगभग शेष पन्ने में। चलो हम लोग लौट कर चलते हैं पेरिस, जहां पर मैं पॉल से मिला था और पॉल कह रहा था कि पेंटिंग करना उसकी नियति है। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ अमरेंद्र, तुम मर क्यों गए भाई? तुम्हें तो कोई रोग भी नहीं था। जूली की मौत का कारण मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरी मौत के कारण जूली है। मैं नहीं चाहती थी कि हमारा रिश्ता टूटे। तुम्हें परिवार की जिम्मेदारी से मुक्त करना चाहती थी, इसलिए मैंने नौकरी की, कॉपीराइटर का काम। जूली तुम इतनी टायर्ड क्यों लग रही हो? अमर, आज से मैं दैनिक वार्ता में चीफ सब एडिटर बन गई हूँ और काम भी 2 गुना हो गया है। अब तुम्हें दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बधाई हो जूली। अमर, मैं तुम्हारे लिए ऑयल कलर्स और ब्रश लाई। आई लव यू मैन। मैं और पेंट नहीं कर पाया पॉल, सब्जेक्ट ही नहीं ढूंढ पाया, रंग मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे हमेशा संदेह रहता है कि क्या मैं कभी पेंट कर सकता हूँ। और मुझे क्या लगता है, हाँ। मैं बिना पेंट किए इतने साल कैसे जिंदा था? एक्चुअली तुम पूरी तरह से अनप्रोडक्टिव हो गए थे अमरेन। सच बोलूं तो तुम ढीले पड़ गए थे।
पेंटिंग के साथ साथ तुम्हारी सेक्स करने की कैपेसिटी भी चली गई थी। झूठ! उस दिन घर में जब जूली के साथ हाथापाई हुई, उस दिन अमरेन ने ठीक किया कि वो जिंदगी में कभी पेंटिंग करने की कोशिश भी नहीं करेगा। उस दिन अमरेन मुझसे भी झूठ बोलकर पल्लवी के फ्लैट पर गया था। पल्लवी थी उसके ऑफिस में सीनियर कलीग, डिवोर्स से इंडिपेंडेंट। क्योंकि तुमने मुझे नपुंसक ढीला बोल के जलील किया था, इसलिए मुझे जानना था कि मुझे आता है कि नहीं। एंड अमरेन वॉज अमेजिंग इन बेड। हमारा रिलेशनशिप मजबूत होने लगा और अमरेन अपना घर छोड़कर मेरे फ्लैट में रहने लगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब मैं अपने तरीके से पॉल और मेरे एक दोस्त की कहानी आपको बताऊंगा। अनैतिक संबंध की कहानी नहीं भी हो सकती है। इस कहानी में प्यार है या नहीं, कौन जानता है। यह है डार्क। प्रॉब्लम यह है कि इसको सीरियस देख के मुझे हंसी आती है और यह भी अपनी जिंदगी में बेवकूफ़ी करता है और बाद में खुद रोता है, और तब तो हंसी रोकना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। सुना है अंग्रेज महिला से शादी करके पेरिस के मोंटमार्टे एरिया में एक बड़ा सा घर खरीदा है और वहां पे पेंटिंग कर रहा है और उस घर में एक स्टूडियो और एक गैलरी भी बना के रखा है। कौन? मैं हूं। अरे कौन हो भाई? मैं तुम मुझे भूल गए दोस्त? Oh my God! Oh my God! Oh my God! मुझे तो पता ही नहीं था कि हम पेरिस में हैं। Oh my God! Oh my God! It's my pleasure! It's my pleasure! फ्रैंकी देखो कौन आया हमारे गरीब खाने में। अरे इनके बारे में तुम्हें बताया था ना, वो 5 साल पहले जब म्यूजियम में फ्लोरिकोटास और वो जो पेंटिंग देखने गया था, तब इनके साथ मेरा परिचय हुआ था। देखना मेरे ये दोस्त एक दिन बहुत बड़ा राइटर बनेगा। हेलो हेलो हेलो। ये लो ये लो ये लो ये लो कुकीज खाओ। एक बहुत ही बढ़िया व्हिस्की थी मेरे पास, लेकिन आज दोपहर ही खत्म हो गई। मैं बहुत ही लालची इंसान हूँ, मुझे थोड़ा बचा लेना चाहिए था। अरे भाई तुम्हें कैसे पता चलेगा कि आज शाम को मैं तुमसे मिलने आऊंगा? हाँ, फिर मेरा कोई दोस्त नहीं। ये लो ये लो थोड़ी सी जीन पियो, बहुत ही उम्दा कुकीज है, मेरी डार्लिंग ने अपने हाथों से बनाया है। तुम बिल्कुल नहीं बदले डार। क्यों? शादी कर ली ना मैंने। देखो देखो कितनी सुंदर और सेक्सी बीवी है मेरी। लग रहा है ना जैसे कोई सार्डिन की पेंटिंग हो। ठीक से देखो, इतनी सुंदर लड़की तुमने पूरे यूरोप में कहीं नहीं देखा है। हो डार्क, प्लीज चुप भी करोगे वरना मैं बेडरूम में चली जाऊंगी। सुना तुमने? कितनी मधुर आवाज है। लग रहा है कोई चेलो बजा रहा हो। पो 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 पो। हो डार्क प्लीज। ये है डार्क। पेंटिंग करता है लेकिन बहुत ही खराब। इसके स्टिल लाइफ का माथे पे हैट पहने हुए किसान का पेंटिंग देख के लगता है कि किसी ने कैमरा से फोटो खींचा या फिर उससे भी ज्यादा परफेक्ट, लेकिन इमेजिनेशन का कोई भी परिचय नहीं है। मार्केट में ऐसे लोग ज्यादा हैं जो सीधी बात को सीधे तरीके से कहने को ही बहुत बड़ा आर्ट समझते हैं। इसीलिए तो ये वैल्यूलेस पेंटिंग बेच के डार्क इतना अमीर हो गया है। लेकिन डार्क जानता है कि वो अच्छा आर्टिस्ट नहीं है, इसीलिए वो मुझे इतना पसंद है। इसके ज्यादातर आर्टिस्ट दोस्त इसका मजाक बनाते हैं सबके सामने, यहां तक कि इसके सामने भी, और फिर बेशर्मों की तरह इससे पैसा भी उधार मांगते हैं। ज्यादातर लोग तो पैसा वापस देते भी नहीं। पैसा वापस लेने के लिए जो ताकत और साहस चाहिए वो इसके पास है नहीं। लोग इसका पैसा मार कर इसका मजाक बनाते हैं, लेकिन इसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो तो लग रहा है ना कि मैं पहले से अच्छा पेंटिंग बना रहा हूँ। हाँ, बेहतरीन पेंटिंग है ना?
मैंने ऐसी परफेक्ट पेंटिंग करते हुए पहले किसी को नहीं देखा। मेरी बीवी भी मेरी तरह बुद्धू है, उसे भी लगता है मैं बहुत बड़ा पेंटर हूँ। डाक, इनको अपनी सारी पेंटिंग्स दिखाओ ना, देखिए कितनी प्यारी पेंटिंग करता है डाक। हाँ ठीक, मैं साड़ी लेकर आता हूँ। सारी पेंटिंग बहुत ही खराब थी। वो सस्ता गरीब किसान या फिर वो थकी हुई श्रमिक महिला की पेंटिंग। ये पेंटिंग जितनी परफेक्ट थी उतनी ही अनइंटरेस्टिंग भी थी। सूडो कल्चर मिडिल क्लास से ये अचानक अमीर बने सेठ लोग इसे अपने अपने बेडरूम में लटका के रखते थे। डार्क, तुम क्या पॉल नाम के किसी को जानते हो? अभी कुछ दिन पहले ही पेरिस आया है। तुम पहचानते हो पॉल को? वो एक जानवर है। अरे ऐसे नहीं बोलते डार्लिंग, तुम कैसे पहचानते हो पॉल को? मैं किसी भी रूड और स्क्राउडल इंसान को पसंद नहीं करती डाक। ऐसे नहीं बोलते। असल में क्या हुआ पता है, कुछ दिन पहले पॉल मेरे गैलरी में आया और आके ढेर सारा शराब पिया और घूम घूम के मेरा काम देखा, पर बोला कुछ नहीं। वो बोला कि आप मुझे क्या 20 फ्रैंक उधार देंगे, वरना मैं आपसे बहुत उपकार होगा आपका। फिर हमने एक साथ खाना खाने बैठा। हाँ, मुझे लगा कि कुछ बोलेगा, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने पूछा कैसा लगा, अगर खराब लगा है तुम बोल सकते हो, तुम क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। रास्कल। देखो ब्लैंकी, अगर कोई इंसान मुसीबत में पड़ के पैसा उधार मांगे तो क्या मैं पैसा नहीं दूंगा? और बुद्धू की तरह पैसे दे भी दिए। और मैं क्या करता? अगर पॉल कहता कि मैं बहुत खराब पेंटिंग बनाता हूँ तो मैं सहन कर लेता, लेकिन उसने कुछ कहा ही नहीं। वो आदमी पैसे लेकर पेट भर खाना खाकर थैंक यू बोलकर चला गया। मैं क्या करता बताओ, मेरा कुछ करने के लिए नहीं था। लेकिन ब्लैंकी वो टैलेंटेड है, वो जीनियस है। डार्क, किसकी बात कर रहे हो? ये फिर कोई और है। नहीं, ये लंबा सा लाल बाल नीली आंखें पेरू में जन्मा है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो भी 5 साल पहले ही पेंटिंग करना शुरू किया। हाँ, तो फिर ये वो ही है। हो ही नहीं सकता। देखो मेरे अंदर थोड़ी सी भी टैलेंट नहीं है, लेकिन टैलेंट पहचानने में मैं कभी गलती नहीं करता। अगर ये इंसान जिंदा रह गया तो एक दिन महान आर्टिस्ट बनेगा। 100 साल बाद भी अगर कोई हमें याद रखेगा तो पॉल की दोस्त होने के नाते। रेडिकल, वो इंसान घटिया है। वो तुम उसके लिए इतनी अच्छी बातें कैसे बोल सकते हो डाक? देखो ब्लैंकी, मुझे बातें बनाना नहीं आता, जो सच है मैं वही कहता हूँ। आपको पता है, एक बार गैलरी में डाक की पेंटिंग खरीदने के लिए कुछ डच ग्रुप से लोग आए थे। इन्होंने अपनी पेंटिंग दिखाने की बजाय पॉल की पेंटिंग उन्हें दिखाने लगे। अच्छा, आपको क्या सच में लगता है कि पॉल अच्छा पेंटर है? घटिया पेंटिंग करता है वो आदमी, गलत रंग, टेढ़े मेढ़े शरीर, सिर्फ दिखावा। मुझे तो उल्टी आती है। देखो ब्लैंकी, आर्ट के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, सबको आर्ट समझने ऐसी कोई बात भी नहीं है, तो प्लीज चुप रहो। आपको पता है, वो लोग सोच रहे थे कि वो इन्हें बुद्धू बना रहा है, इसलिए वो भड़क भी गए थे डाक। तुम्हें क्या लगता है दुनिया की सारी महान चीजें सर के किनारे बिकता है? ईंटों के बीच में कुछ भी रख देने से महल बन जाएगा? हाँ, और कोई भी उसे बना लेगा। शांत हो जाओ डार्क। आर्ट एक महान कीर्ति है। इस सड़े हुई दुनिया की सीने से सांस को निचोड़कर एक आर्टिस्ट बनाते हैं महान आर्ट, और उसी आत्मघाती आर्टिस्ट के अब चेतन की गहराई से थोड़ा थोड़ा करके घसीट कर निकल के आई रक्त से सिंची हुई जो जिंदगी की निशानी है, आम इंसान उसे इतनी आसानी से समझ के उस पर विचार करने बैठ जाएगा। हार्ट को समझने के लिए काइंड, डीप और इंटेंसली सेंसिटिव होना पड़ता है ब्लैंकी। डाक, फिर मुझे तुम्हारी सारी पेंटिंग्स क्यों अच्छी लगती हैं? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो ब्लैंकी। इंसान जब तक अपने व्यक्तिगत संबंध से आर्ट को विचार करेगा, तब तक पॉल जैसे पावरफुल मिराकुलस आर्टिस्ट सड़कों पे भीख मांगते फिरेगा, और मेरे तरह सस्ता आर्टिस्ट अमीर होता जाएगा। और कभी कभी इन सारे आर्टिस्टों को भीख देके, पैसा उधार देके आने वाले इतिहास का उधार चुकता करता जाऊंगा मैं। सॉरी डाक, आई लव यू। डार्क जानता है कि उसे पेंटिंग करना नहीं आता, लेकिन टैलेंट पहचानने में उसका कोई जवाब नहीं। पूरे यूरोप में मेरे जितने भी आर्टिस्ट दोस्त हैं, उन सब में सबसे डीप, परफेक्ट और बिलीवेबल है डार्क। सिर्फ पेंटिंग ही नहीं, संगीत, थिएटर और आधुनिक साहित्य को लेकर भी इसके पास गहरा ज्ञान है। एक बारिश की शाम पॉल मुझे एक सस्ते से पब में लेकर गया।
उस पब में अक्सर पॉल चेस खेलने आया करता था। पॉल, बड़े भाई, अरे यार 2 पैक विस्की पिला दो भाई, शरीर बहुत दुख रहा है मेरा। हो अरे देखो तुम्हारे पुराने दोस्त आए हैं। गुड इवनिंग पॉल। अभी डिस्टर्ब मत करो, जब तक इस भड़ुए को हरा नहीं देता तब तक मैं बात नहीं करता। पूरा 1 घंटा 17 मिनट वेट करने के बाद पॉल मेरे पास आके बैठा। डार्क तब तक अपनी बीवी के लिए शॉपिंग करने को चला गया था। फिर से आपको क्या चाहिए? और डार्क बता रहा था कि आप बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं। हो सकता है, लोग क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या मैं आपकी कुछ पेंटिंग देख सकता हूँ? क्यों? अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं खरीद लूंगा। लेकिन मुझे बेचना ही नहीं है। इसका मतलब बहुत पैसे कमा रहे हैं आप। मुझे देखकर ऐसा लगता है आपको? देख के तो नहीं लगता, देख के तो लगता है कि खाने पीने के भी वांदे हैं और आंखें आपकी पूरी काली पड़ चुकी हैं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। तो फिर 1 प्लेट मीट और ब्रेड ऑर्डर कर दूं और साथ में एब्सिन भी। आज अचानक मुझे क्यों खिला रहे हो तुम? देखो मेरे अंदर इतनी दया नहीं है। तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ, मुझे भूख लगी है, लेकिन मैं अकेले नहीं खा सकता। गुड, तो फिर मेरे लिए एक लैम्ब और विस्की बोल दो, मजा आ जाएगा। ये लीजिए। बहुत दिनों से ब्रेड और मिल्क खा रहा हूँ सिर्फ, आज आपने दावत दे दी यार, भगवान आपका भला करे यार। अब पेंटिंग तो बेचते नहीं तो फिर खर्चा कैसे चलता है? अभी कुछ दिन पहले वेश्याओं की दलाली किया हूँ। बुलेवर्ड्स में नए घरों को पेंट करने का काम करता हूँ। अभी कुछ दिन से मेडिसिन एडवर्टीजमेंट में ट्रांसलेटर का जॉब कर रहा हूँ। जीने की इच्छा होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें तो हो ही जाती है। तो फिर अपनी पेंटिंग एग्जीबिशन में क्यों नहीं भेजते? क्या होगा भेज के? आप नहीं चाहते कि लोग आपके काम के बारे में आपके पीछे बात करें? प्राइवेसी का रहस्य पब्लिक को नहीं बताना चाहिए। अपने काम के ऊपर सिर्फ खुद का विश्वास होना चाहिए। तो आप नहीं चाहते कि कोई आपको एडमायर करे? मुझे एडमायर करे लोग, इसलिए मैं थोड़ी ना पेंटिंग करता हूँ। अद्भुत। मान लीजिए कि कोई नहीं पढ़ेगा, ये जानते हुए भी मैं एक आइलैंड पे बैठकर सिर्फ अपने लिए एक पूरा उपन्यास लिख सकता हूं। आपको पता है, मैं कभी कभी सच में एक आइलैंड के बारे में सोचता हूं। चारों तरफ सिर्फ समुद्र, हरा भरा घना जंगल में एक छोटा सा आइलैंड जहां मैं सिर्फ अकेले रहता हूं। मुझे जो मन करता है मैं वो करता हूं पूरे दिन। कोई कुछ ना पूछे, कोई कुछ ना कहे, मेरा जो मन करे मैं वो करूं पूरे दिन। शराब खत्म होने को आई, आपने अपनी बीवी और बच्चों के बारे में नहीं पूछा। आप लोगों की बनाई सभ्यता असल में एक भयंकर बेईमानी है, और मेरी ये जो हरकत है ना, इस बेईमानी का एकमात्र इलाज है आप घर जाइए, गेट लॉस्ट। इसके बाद डार्क मुझे एक गैलरी में ले गया जहां पर पॉल की 3-4 पेंटिंग डिस्प्ले में लगी थी। लेकर चला गया मतलब? भैया लेके चला गया। देखो मैंने तो डिस्प्ले अच्छी जगह पर ही लगाया था, लेकिन उस लड़के को देख के हमको ऐसा लगता था कि अगर 1-2 पेंटिंग बेचारी की बिक जाए तो थोड़े अच्छे कपड़े खरीद पाएगा। लेकिन मामला पता क्या है? मामला यह है कि ये सारी पेंटिंग दिखावटी है, और ये सब दिखावटी पेंटिंग बिकना बहुत मुश्किल है, समझिए। आप कहना क्या चाहते हैं? अरे हम कहना ये चाहते हैं कि उस लड़के को देख के हमको बहुत दया आता है मोशे डार्क, लेकिन उसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, सिर्फ बहुत सारे रंग है। रंग, लाल नीला हरा, और इतने रंग क्यों भरता है वो हमको समझ में नहीं आता। और एक पेंटिंग करने के लिए इतने स्टाइल की क्या जरूरत है? सीधा साधा पेंट नहीं कर सकता क्या? आपको नहीं पता है, पूरे यूरोप में उससे ज्यादा टैलेंटेड कोई नहीं है मोशे। आपको नहीं पता आपने किसको जाने दिया। एक दिन ऐसा समय आएगा, पॉल का एक पेंटिंग आपके गैलरी में सारे पेंटिंग से ज्यादा कीमत में बिकेगा। गुस्सा मत करो डार्क, शांत हो जाओ। लोग अब मोनेट को लेकर एक्सप्रेट कर रहे हैं, लेकिन एक समय था जब उसका एक पेंटिंग 100 फ्लो में नहीं बिकता था, और आज देखिए उन सब का कितना दाम है। यही बात तो मैं भी कहना चाहता हूँ। हाँ। तो सही बोल रहे हैं, 100% बात आपकी बिल्कुल सत्य है। लेकिन ये भी याद होगा ना, मोनेट की तरह और भी पेंटर्स थे जिनकी पेंटिंग तब भी नहीं बिकती थी और आज भी नहीं बिक रही है? इसीलिए समझिए, सिर्फ टैलेंटेड होने से एक इंसान सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। और मान लीजिए आप कहते हैं ना आपका दोस्त टैलेंटेड है ना, ठीक है, मान लीजिए आपका दोस्त टैलेंटेड भी है, तो वो हमें अभी तक क्यों नहीं दिखा? और पूरे यूरोप में मैंने आपको छोड़कर किसी और के मुंह से नहीं सुना कि ये आदमी टैलेंटेड है। बात करते हैं अब टैलेंट को कैसे पहचानते हैं मोशिए? सेल देख के। पब्लिक को चूतिया मत समझिए, समझिए। ये जो लोग पैसा खर्च करते हैं ना, तो समझिए कि अच्छा है। रफेल, माइकल एंजेलो, इंग्रेस, इन सब की पेंटिंग आज भी अच्छे दाम पर बिकती है। बात करते हैं हमसे। दोस्त मुझे पकड़ के रखो, नहीं तो मैं इसका खून कर दूंगा। एक मिनट,
एक मिनट, मैं इसके गैलरी के दीवार पे मूत के आता हूं, तब सारा गुस्सा ठंडा होगा मेरा। डार्क का एक छोटा सा सुंदर सा परिवार है। डार्क के लिए उसकी बीवी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है और अपनी बीवी के लिए डार्क पागल है। लेकिन उसके शांत स्वभाव की गंभीर बीवी भी क्या उससे प्यार करती है, या फिर उसके मन में एक सम्मान भरा स्नेह है डार्क के लिए। ब्लैंकी दिन भर गुनगुनाती है और घर के सारे काम करती है, और ये डार्क इधर उधर की बातें करके दिन भर उसे परेशान करता रहता है। अब क्या हुआ? एक बात मानी होगी, तुम मना नहीं करोगे, प्रॉमिस करो। आखिर हुआ क्या, बताओ तो। पॉल की तबीयत बहुत खराब है। हाँ, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? उसे हॉस्पिटल लेके जाओ। नहीं नहीं, हॉस्पिटल ले जाने पर वो मर जाएगा। उसे अभी पूरे समय के लिए देखभाल की जरूरत है। क्या इस घर में? हाँ, नहीं नहीं, घर में नहीं, इस गैलरी में उसके लिए एक बिस्तर बिछा देंगे, अगर तुम कहो तो। हो डाक, क्या तुम बीमार होते तो वो भी तुम्हारे बारे में ऐसे सोचता? मेरे लिए तुम होना डार्लिंग, उसे कहने की जरूरत ही नहीं है। और पॉल और मैं सेम नहीं है डार्लिंग। मेरे मरने पर दुनिया का कुछ नहीं होगा, लेकिन पॉल को जिंदा रखना हमारा कर्तव्य है। वो तुम्हारा अपमान करता है, तुमसे पैसे लेकर तुम्हें वापस भी नहीं देता, फिर भी तुम उसके लिए। तुमने तो अपने आप को सड़क के कुत्ते से भी सस्ता समझा हुआ है डाक। देखो ब्लैंकी, मेरे अंदर थोड़ी सी भी टैलेंट नहीं है। अगर होता तो मैं बहुत खुश होता। तुम्हें पता है दुनिया की अनोखी चीज होती है टैलेंट। जिसके पास होता है, तुम्हें पता है वो कितने असहाय होता है। टैलेंट दिमाग पर भारी होके पहाड़ की तरह एक सभ्य इंसान के शरीर को दबा देना चाहता है। हमारा कर्तव्य है ढेर सारे धीरज के साथ उनके सारी विकृतियां को सहन करना। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ डाक, उस इंसान को यहाँ मत लाओ प्लीज। चोर, डाकू, शराबी किसे भी लेके आओ, मैं खुद अपने इन हाथों से उनकी देखभाल करूंगी, पर उसे नहीं। ब्लैंकी सच कहो, कभी किसी ने सारी मुसीबत को नकार के तुम्हें जीने का नया तरीका नहीं दिखाया? डाक, मौका मिलने पर उस एहसान को क्या तुम वापस नहीं करोगे? ठीक है डाक, ले आओ उसे। ब्लैंकी। इसके बाद पॉल को डार्क की गैलरी में लाया गया। बहुत मुश्किल झेलनी पड़ी, क्योंकि पॉल तो आना ही नहीं चाहता था, लेकिन डार्क भी छोड़ने वालों में से नहीं था। और बीमार अवस्था में भी पॉल हम लोग को इतनी गालियां दिया है। सुअर के बच्चों, कुत्तों, मुझे कहां लेकर आए हो? ये गंदी गंदी पेंटिंग किसने बनाई है? कुत्ते! डार्क की गैलरी में आने के बाद ही सेंसलेस हो गया था पॉल। उसके लिए बाजार से सबसे बढ़िया फल, मीट, कर्ब लेकर आया, और मैंने देखा कि डार्क ने अपनी जी जान लगा के उसको बचा लिया और वो ठीक होने लगा। और ब्लैंकी पूरे दिन, पूरे महीने उसकी सेवा करती रही। ऐसे सेंसलेस आदमी की चुपचाप पूरी रात उसके बिस्तर के सामने जागती रहती थी। इस बार ये बच गया। तुम अगर ख्याल नहीं रखती तो शायद नहीं बचता। आपने ऐसे सेंसलेस आदमी को कैसे संभाला? इस तरह के आदमी को संभालना आसान काम नहीं। कुछ समय मैंने हॉस्पिटल में काम किया है। आपने इसके लिए इतना कुछ किया, वो आपसे कुछ बोला? नहीं, थैंक यू भी नहीं बोला। व्हाट्सअप पॉल, अब चलो फिर से पेंटिंग करते हैं। मेरे गैलरी में पेन, ब्रश सब रखा है। हो, ढेर महीने हो गए उस रूम में घुसा ही नहीं। तुम तो मुझे डरा ही दिए थे पॉल। तुम्हारे स्टूडियो में पेंटिंग भी होता है? तुम बिल्कुल नहीं बदले पॉल। मैं बदलूंगा भी नहीं। तुम बोलोगे तो दूसरे को जरूर बदल दूंगा मैं। अरे उतरो मत। ब्लैंकी ने तुम्हारे लिए लैम्प स्टेक बना है। तुम्हारा शरीर का जो हाल है। फक यू। इसके बाद मैं कुछ दिन डार्क के घर नहीं गया। एक दिन वो खुद मेरे होटल में मुझसे मिलने के लिए आया।
शराब पिलाओ, शराब पिलाओ। क्या हुआ डार्क? तुम इतने हाइपर क्यों हो? पॉल मुझे पेंटिंग करने नहीं देगा। मतलब? मेरी गैलरी में अब पॉल पेंटिंग कर रहा है। वो तुम्हारी गैलरी है डार्क, उसे बाहर क्यों नहीं निकाल दिया? नहीं, पॉल अब अकेला पेंटिंग करेगा। उसने मुझे घर से निकाल के दरवाजा बंद कर दिया। क्या कह रहे हो डार्क? और ब्लैंकी? ब्लैंकी ने कुछ नहीं बोला? ब्लैंकी, ब्लैंकी, ब्लैंकी अब पॉल के साथ रिलेशनशिप में है। क्या कह रहे हो डार्क? ब्लैंकी तो उसे पसंद भी नहीं करती थी। तुम क्या मेरा विश्वास नहीं कर रहे हो? चलो हम साथ चल के देखते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मैं जिंदगी में कभी उस घर में वापस नहीं जाऊंगा। वो तुम्हारा घर है डार्क, पॉल का नहीं। मैं उस दोनों को दे दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। मैंने एक दिन पॉल को बोला, पॉल, पॉल तुम अब ठीक हो गए हो, ये लो कुछ पैसे अपने घर में जाके रहो। और कुछ दो। 2 महीने से काम नहीं किया, जेब में 1 भी रुपए नहीं है मेरे पास। और अब हम लोग 2 लोग हैं। 2 लोग मतलब? मैं भी पॉल के साथ जा रही हूँ डार्क। तुम समझ रहे हो कैसे ये लोग इतने दिन से मुझे चीट कर रहा था? हम स्पीचलेस डार्क। ब्लैंकी, ब्लैंकी, ब्लैंकी तुम मेरे साथ ऐसा मत करो ब्लैंकी। मुझसे ज्यादा प्यार कोई नहीं करेगा ब्लैंकी। ब्लैंकी, Stop! Don't touch me! ब्लैंकी, पॉल एक जानवर है। तुम्हें पता नहीं हो कितने गंदे से छोटे से घर में रहता है। तुम वहाँ नहीं रह पाओगे और उसका तो कोई इनकम भी नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो डार्क, मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी। साले कुत्ते, मैं तेरा खून कर दूंगा। साले कुत्ते, इंसान के नाम पे धब्बा है तू। मूंछता हूँ साला तेरे मुंह पे। डार्क, अब हम जा रहे हैं, हमें कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। ब्लैंकी, ब्लैंकी, ब्लैंकी मेरे साथ ऐसा मत करो ब्लैंकी, ब्लैंकी प्लीज, ब्लैंकी, ब्लैंकी, ब्लैंकी प्लीज। एक बार एक रॉयल परिवार का एक नौजवान ब्लैंकी के प्यार में गिरा था। कुछ दिन उसके साथ प्यार में पड़ी ये लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और वो नौजवान इसको छोड़कर चला जाता है। तब ब्लैंकी मरने की हालत में हो जाती। उस समय उसको उस परिस्थिति से निकालकर डार्क नॉर्मल जीवन में वापस लेके आया था और उसे शादी भी किया था। ये सब नौटंकी मुझे पसंद नहीं है, मैं जा रहा हूँ। पॉल रुको, ब्लैंकी तुम्हारे उस घर में नहीं रह सकती। तुम लोग यहीं रहो, मैं जा रहा हूं। कुछ महीने बीते, ठंडी चली गई, गर्मी आ गई और फिर बारिश शुरू हो गई। एक गीली हवा चारों तरफ फैल गई। एक सुबह खबर आई कि ब्लैंकी ने एसिड पी लिया, जीभ गला सब जल गया है, हॉस्पिटल में पड़ी है। वो अब कभी बोल नहीं सकती और ये पॉल उसे मिलने तक नहीं गया, उसकी खबर तक नहीं दी, यहां तक कि उसके हॉस्पिटल का बिल तक नहीं भरा। और डार्क सब कुछ भूलकर हॉस्पिटल में पड़ा और वार्ड से बाहर निकाले जाने पर सड़क के फुटपाथ पे जाके सो रहा है। क्या हुआ डार्क? आज सुबह ब्लैंकी चली गई। इसके बाद डार्क जो बोला वो मैं सोच भी नहीं सकता हूं। बहुत दिनों बाद आज मैं घर वापस गया। पॉल नहीं था वहां? नहीं,
ब्लैंकी ने जिस दिन एसिड पी थी उसी दिन उसने घर छोड़कर चला गया। अच्छा। मैं जब घर गया दरवाजा खोल के देखा कि वहां पे एक पेंटिंग रखी है, एक न्यूड। न्यूड? ब्लैंकी। किसकी? ब्लैंकी की। उस पेंटिंग को देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं किचन से जाके कैन कटा लेके उसको फाड़ने के लिए चला आया। उसके बाद? फिर वो पेंटिंग को देख के लगा ये दुनिया के सबसे खूबसूरत पोर्ट्रेट है। ये एक मास्टरपीस है। आने वाले दुनिया के कला प्रेमियों के लिए इसे रक्षा करना मेरा धर्म है। इससे ज्यादा सुंदर ब्लैंकी कभी नहीं लगी। जिंदा ब्लैंकी से भी ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा मैजिकल थी पेंटिंग की वो न्यूड ट्रेडर। क्यों? इंसान किसी ना किसी तरह से अमर होना चाहता है। हाँ। और ब्लैंकी को पता चल गया था कि पॉल उसे अपने पेंटिंग के माध्यम से अमर कर देगा। सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरीज। क्या कह रहे हो डार्क? हाँ, उस पेंटिंग को देखकर मैं कुत्तों की तरह पॉल को ढूंढ के निकाला। मैं वापस जा रहा हूं पॉल, तुम चलोगे मेरे साथ? कहाँ जा रहे हो? हॉलैंड। वहां पे मेरा जमीन है, खेत है, पापा की मछली की तालाब भी है। हमारे रहने और खाने का कोई दिक्कत नहीं होगा और तुम्हारे पेंटिंग के लिए मैं अलग से एक कमरा बना दूंगा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम ये सब क्यों कर रहे हो डार्क? क्योंकि हम दोनों ने ब्लैंकी से प्यार किया था। मैंने कुछ नहीं कर पाया, लेकिन तुमने उस पोर्ट्रेट की मदद से उसे अमर कर दिया। हम दोनों मर जाएंगे, लेकिन दुनिया के सारे लोग एक दिन उसे टिकट खरीद के देखने आएगा पॉल। अगर मुझे पेंटिंग करना भी हुआ तो मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगा? तुम तो गधे हो, गधे। नहीं चलोगे? जाना होगा तो जाऊंगा फ्रांस के पश्चिम में। वहां आल्स में मेरा एक दोस्त विंसेंट वैन गॉग रहता है। उसके तरह पेंटर मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा है। उसके भाई थियो ने मुझे ट्रेन का खर्चा भी भेजा है, समझे गधे। उसने एक येलो हाउस रेंट पे लिया है। कोई फैमिली नहीं है, मेरे तरह सिंगल है। अभी तुम एक काम करना, तुम गांव जाओ, वहां जाके किसी गवार लड़की से शादी करो और मछली पकड़ो, गधा। इसके बाद डार्क के लिए पेरिस में कुछ नहीं बचा। उसको हॉलैंड के जहाज पर बिठा के मैं फाइनल गुड बाय कह के अपने होटल चला आया। रात आई पर नींद नहीं आई। दो अद्भुत इंसान, पॉल और डार्क। शायद इन दोनों से अब कभी मुलाकात नहीं होगी, पर ये दोनों अपनी जिंदगी में दुनिया के किसी न किसी कोने में एक नई कहानी तैयार कर रहे होंगे। अपने अद्भुत स्वभाव और अनिश्चयता के साथ जिंदगी के ये अद्भुत स्वभाव, अनिश्चयता, आश्चर्य और रहस्य धीरे धीरे मुझे अपने में समा लिया। और कितने दिन अमर? जूली डिवोर्स नहीं देगी पल्लवी। सालों साल हो गए हैं, क्यों तुम हमारे रिश्ते को छुपा कर रखते हो? किसका डर है तुम्हें? मैंने तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन पल्लवी ऐसे नहीं मानेगी जूली। शादी करना चाहते हो? पल्लवी चाहती है। तुम नहीं चाहते? तुम शायद उसे ठीक से प्यार नहीं कर पाए। जिस दिन कर लोगे उस दिन मैं डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दूंगी।
जूली तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं देगी अमरेन। हमें कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। कहना क्या चाहती हो? जो तुम सोच रहे हो वही मैं करना चाह रही हूँ। Far from my hopes and belongings, but I'll be achieving all one day I'm believing. You are far from my hopes and belongings, but I'll be achieving all one day I'm believing. Whoa, whoa, oh, पोर्ट एवन से ट्रेन में चढ़ा हूं 22 अक्टूबर 7:45 पर। अटलांटिस महासागर के हरे बालुई तट से 700 मील छोड़कर उतर आया हूं इस समतल जमीन पर, जहां रोन नदी फ्रांस और स्विट्जरलैंड का सीना चीर कर आ मिली है मेडिटेरियन सी पर। ट्रेन से उतरने के बाद वैन के लिए हुए येलो हाउस के सामने एक कैफे में बियर पी लिया है। अभी थोड़ी देर में पहुंच गया हूं मैं येलो हाउस के दरवाजे तक। अब बहुत तेज नींद आ रही है मुझे। आ गया सुअर का बच्चा। इसके टेंशन में मेरी रात की नींद खराब हो गई। ब्रिटेन का पसंदीदा लैंडस्केप छोड़ के यहाँ इस फ्लैट में ये धूप का चलता हुआ ये सीमा रेखा इसको पसंद आएगी? हाँ, ये बहुत मूडी है। अगर पसंद नहीं आएगी तो सीधे आके मुझे गाली देगा और वापस पेरिस चला जाएगा और मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। सड़क के बीमार उस कुत्ते की तरह पीले गेहूं के खेत में बैठकर शराब पीकर पड़ा रहूंगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मुझे अकेला रहना पसंद है, फिर भी पता नहीं क्यों मैं पिछले 2 दिन से लगातार अकेला रहने के बावजूद भी मुझे ये पूरी दुनिया जहर की तरह कड़वी लगती है। आ गया सुअर का बच्चा। विंसेंट वैन गॉग है। विंसेंट वैन गॉग? हाँ, विंसेंट वैन गॉग। खुशी से या डर से पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, कहीं फट ना जाए। तुम बहुत बीमार लग रहे हो मैन। तुम भी बीमार लग रहे हो पॉल। हाँ, ये स्वाभाविक है। पिछले 3 दिन से लगातार ट्रेन का सफर करके आ रहे हो। खाना पीना हगना कुछ नहीं हुआ। मुझे ट्रेन का सफर करना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जिंदगी फास्ट हो गई है। मैं उसे बैठकर या सोकर एंजॉय कर रहा हूँ। मतलब ऐसा कि पूरी दुनिया अपने दृश्य को लेकर भाग रही है और मैं उसे चलते हुए देख रहा हूँ। एक कैनवास की तरह। मुझे तो नशा हो जाता है ये देख के। उठो, चलो थोड़ा चलो। ये लो टॉवल ऊपर, मतलब 4थे मंजिले पे बाथरूम है। साबुन नहीं है लेकिन पानी है और उसके बगल में हगने की जगह है, लेकिन सोपदानी में थोड़े कीड़े मकोड़े हैं। समय नहीं मिल पाया तो साफ नहीं कर पाया। ये बताओ कि बैग कहाँ रखूं? सॉरी पॉल, आओ तुमको दिखाता हूँ। ये है तुम्हारा कमरा और वो देख रहे हो वो बेनार्ड और लेवल के लिए खोल के रखा है। कुछ दिन में वो आके यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, फिर पूरा मामला सेट हो जाएगा। ये पॉल, तुम्हारे ब्रिटेनी में पोल्स आइलैंड स्कूल या बंगाली जो है उसे अगर हम द होंग की तरह आर्टिस्ट कम्युनिटी बना दे तो सोच के मजा आ रहा है ना? ए पोल तुम तैयार हो जाओ, फ्रेश हो जाओ। मैं ब्रेकफास्ट लेके आता हूँ। ये आदमी नॉर्मल नहीं है। अद्भुत है, अद्भुत। मुझे थोड़ा पेंट करने में टाइम लगता है। जिस दिन मैं येलो हाउस में पहुंचा उसी दिन मुझे जिद करने लगा चलो आउटडोर स्टडी के लिए। ना मेरे पास कैनवास है ना मैं रंग लेकर आया हूँ। बताओ। कोई बात नहीं पॉल, मेरे पास है ना कैनवास, ये लो, इस पे पेंट करोगे। और मेरे पास ना कलर के हिसाब से मेरे पास इतना कलर है कि हम दोनों का 1 महीना चल जाएगा। और फिर भी नहीं चला तो मैं थियो से पैसे मांग लूंगा। हे पॉल,
तो ये बहुत एक्साइटेड है। ए बोल, मैं तुम बेनार्डो लेवल हम सब साथ मिलकर अगर पेंटिंग करें तो हे हम इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्टों को चैलेंज दे सकते हैं। ए बोल, तुम्हारा डीप आउटलाइन, तुम्हारा ब्राइट कलर ये पुराने पेंटिंग के डायमेंशन को तोड़ता है ना। मैं अभी पेंट नहीं कर पाऊंगा बहन, अभी जस्ट आया हूँ, कुछ देखा नहीं, कुछ समझा नहीं, मुझे अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है यार। अरे तुम चलोगे तब तक समझ में आएगा। जा रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात का डर हमेशा रहता था, क्योंकि बॉल को ये जगह पसंद नहीं आई थी। तुम जो देखते हो उसी को पेंट करते हो। हाँ, रियल चीजों को पेंट करना ही तो मेरा सब्जेक्ट है पॉल। जैसे वो आदमी, वो जगह, वो चिड़िया, वो आसमान, वो पेड़, वो पौधे, इन्हीं सब के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ पॉल। देखो ना कितना खूबसूरत लग रहा है वो, एकदम स्वर्ग की तरह है ना। घटिया जगह है। मुझे लगता है तुम ठीक से देख नहीं पाते हो। हाँ, मैंने देखा है तुमको, तुम सच में ठीक से देख नहीं पाते हो अपने आसपास की चीजों को। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बे? तुम तो अपने आसपास की चीजों को ही देखते हो। मतलब कभी अपने अंदर देखे हो? कभी अपने दिमाग के अंदर घुस के देखा है? कभी ढूंढने की कोशिश की है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि भगवान ने हमें इस तरीके से तैयार किया है कि हम खुद को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं? हाँ, ठीक कह रहे हो, ठीक और कह रहे जब हो। नहीं देख सकते ना, तब भी हम खुद में खुद हैं। अबे गांडू हो क्या बे? हाँ, कब से बक 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 किए जा रहे हो? तुमने कभी खुद को देखा है अच्छे से? देखा है, रोज देखता हूँ आईने में, दाढ़ी बनाते समय देखता हूँ अपने तो आप को। डायरेक्टली तो नहीं देख पाते हो। नहीं देखा। तो जो डायरेक्टली देख रहे हो उसको गधे की तरह क्यों पेंट कर रहे हो? तो क्या करूं? बिना देखे पेंट कर। दिमाग के अंदर जो पेंटिंग बना है ना, उसको कैनवास पे उतारो। इमेजिनेशन को पेंट करो, विचार को पेंट करो, रियलिटी को ना। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोशिश करता हूँ। तुम कह रहे हो इसलिए कोशिश करता हूँ। मैं इस गधे की बात नहीं मानना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं फिर से अकेला हो जाऊं और ये ब्रिटेन वापस जाके सबको बताए कि आज जो है वो पेंटरों के लिए सबसे घटिया जगह है। इसलिए मैं इसके विरुद्ध ना जाके इसके जैसा पेंटिंग करने की कोशिश करने लगा। ये देखिए, ये रही मेरी पेंटिंग, देखिए मैंने इसका नाम दिया है मेमोरी ऑफ द गार्डन ऑफ द ईडन। शेर की बच्चे की तरह पेंट किया मोस्टली, बिना किसी मॉडल के, बिना देखे अपनी इस मेमोरी से। देखो कितना अच्छा पेंटिंग है ना। देखा तुमने? देखा ना, तुमसे हो पाया ना। अब और पेंट करते हैं। पेंटिंग करो तो दिल की तरह और जिंदगी जियो तो रूह की तरह। मेरे बड़े भाई विल्सन अपने जिंदगी की सबसे बेहतरीन पेंटिंग करते गए। पूरे नवंबर महीने भर शराब और शिकार के स्मेल से भर उठा था गर्भवती ग्रह। भाई विंसेंट ने पेंट किया है चेयर, बेडरूम इन आज, द नाइट कैफे, स्टेरी नाइट और सनफ्लावर। कुछ दिन पहले भाई विंसेंट का खत लिखा मुझे। उस पर उन्होंने लिखा, भाई मैं सिर्फ वही पेंट करना चाहता हूं जो कुछ मुझे चारों ओर से घेर कर रखा है। जो कुछ इंसान अपनी कल्पनाओं में या सपनों में देखता है, उसे पेंट करने का साहस और इच्छा दोनों भी मुझ में नहीं है। लेकिन इस आदमी को लगता है कि उसका कोई मूल्य नहीं है। जो वो पेंटिंग करता है सिर्फ वही पेंटिंग है। सुअर के बच्चे, सन ऑफ अ बिच, तुम्हें कितनी बार बोला ये खेत वेत, किसान विसान, चंद फंड पेंट करने में अपने समय को जाया मत करो। तुमको समझ में क्यों नहीं आ रहा? सो क्यों नहीं रहा पागल? गाली मत दे, निकल साले यहाँ से। बहुत दिन से तुझे झेल रहा हूं मैं, निकल हरामजादे, निकल। भोसड़ी के, पहले मुझे यहाँ लेके आए हाथ पैर पकड़कर, अब मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो? साले मैं मूतता हूँ तेरे इस घर। बोल, ये सब इस घर में नहीं चलेगा, समझे? निकल साले यहाँ से। फालतू जगह मुझे लेकर आया, दम घुटता है मेरा यहाँ। रोज शराब पी कर आता है, मुझे सोने नहीं देता। मैं कल ही घर जा रहा हूँ। ये बोल। सॉरी यार, खाली पेट शराब पी ली थी, दिमाग खराब हो गया भाई। ये बोल, प्लीज मत जाओ। बोल,
ये पॉल मत जाओ, एक मौका तो सबसे हो जाएगा। पॉल मत जाओ यार प्लीज, मैं अकेला हो जाऊंगा। पॉल ए पॉल, ए पॉल मत जाओ यार। ये पॉल नहीं 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 पॉल नहीं नहीं नहीं, ए पॉल नहीं। वैन, मैं अकेला हो जाऊंगा पॉल, दिमाग खराब है क्या तेरा? दिमाग खराब है वैन? हे, दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ? लड़की के पास जाओगे? चलो। वैसे भी रसेल को देखे बहुत दिन हो गए। तुम बहुत हरामी हो। हाँ? काय बे? तुम एक प्रोस्टिट्यूट से प्यार करते हो। ए, रसेल बहुत खूबसूरत है मौसी है, मैं उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पाता। 63 दिनों में 51 दिन सिर्फ हमने झगड़ा किया है। 10 दिन तो सिर्फ हाथापाई हुआ है। जब खून खत्तर होके हम लोग थक जाते थे तब पेंट करने के लिए निकलते थे। लेकिन इस सापित हेलो हाउस में 2 महीने बिताने के बाद एक लोकल पब में हमारा झगड़ा शुरू हुआ सबके सामने। ए बोल! मैंने और मेरे भाई ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और आज तुम मुझे पागल बना के यहाँ से जाना चाहते हो हरामजादे। मैं रूम जा रहा हूँ। रूम जाकर मैं सामान समेटने लगा। मैं समझ गया था कि इस पागल के साथ मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकता, और वैन भी समझ गया था कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, इसलिए पागलों की तरह मुझे ढूंढ रहा है। Don't ever try to escape from this yellow house. I will kill you. Fuck you! Fuck you! No man! No man! No! No! No man! No! No! उस रात मैंने एक रूम रेंट पर लिया। बाद में सुनने में आया कि वैन ने उसी अस्तूरे से अपना कान काट लिया है, और उसी कटे कान से निकल गया वो रसेल के पास, जिससे वो बहुत प्यार करता था। ब्रघेल से कॉल आने पर हम लोगों ने ला मार्टिनिस पर पता ढूंढते हुए उस पागल कनकटे को आइडेंटिफाई किया। हमने देखा कि वो घर पर सेंसलेस होकर पड़ा हुआ था, और उसके कान से खून बहकर जमीन पर गोंद की तरह चिपचिपा हो चुका था, और ये आदमी हॉस्पिटल से निकलने के बाद ज़्यादा दिन नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं जा पाया, और सेंट मोले एक हॉस्पिटल था साइकेट्रिक, वहाँ से निकल के ये भाग गया। सब छोड़ के चले गए एक एक करके। लेकिन तू कभी नहीं गया। 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 लेकिन यकीन मानिए मेरा, मैं जा रहा हूं, लेकिन तू कभी नहीं जाएगा जीवन भर।
आखिरी छोर पे ताहिती आइलैंड फ्रांस के पोलिनेशिया में आर्टिस्ट के तौर पे तो अपना नाम कर नहीं पाया और ना ही अपने सुंदर से परिवार का सुख ले पाया। पेंटिंग भी कुछ खास बिका नहीं। हाँ, फ्रांस के कोठे से बीमारी का बीज लेकर ताहिती की एक अनजान जगह पर पहुंचा। मानवहीन हरे समंदर के पास में एक प्राचीन नीले जंगल में ताहिती की नग्न नारी और खतरनाक मायावी प्रकृति का रूप लेकर पॉल ने शादी की निरक्षर नाबालिग यम्माया से। मेरी छोटी बेटी मर गई अम्माया। मैं उसे ठीक तरीके से देख भी नहीं पाया कैसे बड़ी हुई हो। क्या खाया, किससे प्यार किया, किससे धोखा मिला तो उसे दर्द हुआ। क्या उसने मेरे बारे में सोचा था जब वो मर रही थी? कितना दर्द होता है ना इंसान को जब वो मरता है। तब समझ में आता है कि मैं नहीं रहूंगा। तब समझ में आता है कि मैं नहीं रहूंगा, लेकिन रह जाएगी ये पूरी दुनिया। एलीन, मुझे माफ मत करना बेटा। शांत रहिए मौसी, आप बीमार हैं। मेरी माँ पेंटिंग करना पसंद करते हैं। क्यों पेंटिंग करना पसंद करते हैं मम्मी? पापा कहते हैं इंसान को बिना देखे पेंटिंग करनी चाहिए, अपनी इमेजिनेशन से। देख के पेंटिंग करने से वो पेंटिंग थोड़ी ना आती है। ये क्या है बेटा? ये मैंने बिना देखे आपको बनाया है। देखिए, ये तो खाली पन्ना है मेरी माँ। मैं तो आपको ठीक तरह से कभी देख ही नहीं पाई ना। इसलिए मैंने अपने मन की तस्वीर से बनाई है। मैं आपके लिए पेंटिंग्स बना रहा हूँ बेटा। Where do we come from? What are you? Where are you going? चलती हूँ पापा, ये सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए हैं और एक दिन आपको भी मिल जाएंगे। डॉक्टर, इसने मॉर्फिन की सारी बोतल खत्म कर दी। एलीन के मरने के बाद 1 साल शरीर में सिफिलिस लेकर, टूटा हुआ प्यार लेकर, पॉल ने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन पेंटिंग बनाई।
पेंटिंग पूरी करने के बाद दर्द कम करने के लिए मॉर्फिन की पूरी एक बोतल पी गया, लेकिन मरा नहीं। उसके सिर्फ दोनों आंखें कमजोर हो गई और धीरे धीरे करके अंधा हो गया। मैं आपको सिर्फ 2 दिनों की बातें बताऊंगा। पहली, जब मैं उससे पहली बार मिला था, और दूसरी, जब मैं उससे आखिरी बार मिला था। आइए डॉक्टर। पहले तो मुझे आप एक गिलास पानी पिलाइए। देती हूँ। ओह माय गॉड, मुझे इतनी दूर तक इस घने जंगल में ले आई आप। कहाँ है वो? कहाँ है आपके पिता? पिता नहीं, वो मेरे पति हैं। सॉरी। हाँ, कहाँ है वो? घर के अंदर पेंटिंग कर रहे हैं। पेंटिंग? तो आप मुझे इतनी दूर तक पैदल लेके आई हैं एक स्वस्थ आदमी को देखने के लिए? आप उन्हें एक बार देख लीजिए डॉक्टर। चलिए। आप बिना पूछे अंदर आए? मुझे आपकी बीवी ने भेजा है। मेरा नाम कोतरस है और मैं एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर? भला मुझे डॉक्टर की क्या जरूरत है? आप समझ नहीं पा रहे हैं? अरे छोटी मोटी बीमारी तो सबको होते रहते हैं, जाइए आप। आपको सिफिलिस है, वो भी लास्ट स्टेज। अब आप बचेंगे नहीं। और कितना दिन जिंदा रहूंगा मैं? पता नहीं, पर सच कहूं तो ज्यादा दिन जिंदा ना रहिए तो ही आपके लिए अच्छा है। दर्द सहन नहीं कर पाएंगे आप। उन लोगों को ये बात पता है? मिस्टर पॉल, यहाँ के सब लोग इस छूत की बीमारी के लक्षण को अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी बीवी के अलावा सबने आपका बहिष्कार कर दिया है, सबने। तुम रो क्यों रही हो? हाँ? सरकारी लोग आकर यहाँ से आपको ले जाएंगे पॉल। तो क्या हो गया? मैं ऊपर घने जंगलों में चला जाऊंगा। आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगी, हमारे बच्चे भी चलेंगे। क्यों? मरना चाहती हो क्या? शादी की है आपने मुझसे। जिंदगी के बीच मझधार में छोड़ने के लिए कोई किसी से शादी नहीं करता पॉल। हम सब लोग सभ्यता से टूटे लोग हैं। सभ्यता के साथ भागते भागते थक कर अकेले ना हो जाए। तो क्या मैं यही मर जाऊंगा अम्मा? हम सभी इसी मिट्टी में मरते हैं पॉल। इंसान का जन्म जहाँ भी हो, लेकिन उसकी मृत्यु उसके अपने लोगों के पास होनी चाहिए, अपने लोगों के पास। 3 साल के अंदर मुझे फिर से उस मानवहीन जंगल में आना पड़ा। यह माँ मुझे बुलाती थी पर रास्ता कहाँ था? इस छूत की भयानक बीमारी की वजह से सबने वहां आना छोड़ दिया था। रास्ते को जंगल और झाड़ियों ने ढक दिया था और भी ज्यादा अंधेरा और भयानक हो गया था ये जंगल। कैसे भी करके मैं पॉल के टूटे फूटे घर के सामने आकर खड़ा हो गया। जंगल के अंदर घुस गए थे डॉक्टर कोतरस। कहीं पे कुछ भी नहीं। दूर पे एक छोटा सा लड़का छाया की तरह जंगल के अंदर गायब हो गया। ये कहाँ गया उन्हें? मेरे सामने एक अंधेरी गुफा है और उसकी गुफा की दीवार पर खोद कर बनाया गया है ये प्राचीन जंगल, और जंगल के बीच में घूम रहे हैं ये हजारों नंगे आदमी और औरत। दिमाग खराब हो गया क्या मुझे? आइए डॉक्टर, ये मर गए हैं। एक सड़ी सी बदबू के अंदर पड़ा हुआ एक विकृत सड़ा हुआ शरीर, जिसके सामने बैठी हुई एक आदिम औरत, और इनके गुफा ने इनको घेर रखा है। गुफा के अंधेरे ने और इन सब हजारों असभ्य नंगे लोगों ने दुनिया के सबसे प्राचीन मानव जाने से पहले पॉल बना के गया है अपनी जिंदगी की आखिरी कला। कुछ देर बाद मैं इन सबको जला दूंगी डॉक्टर। देख लीजिए, आपके और मेरे अलावा इस इंसान का आखिरी काम इस दुनिया में कोई और नहीं देख पाएगा डॉक्टर। तो क्या पॉल ने भी इसे नहीं देखा है? नहीं,
वो 1 साल पहले पूरी तरह अंधा हो गया था। इस घर को जला दो। इतिहास, सभ्यता, इनसे मिटा दो पॉल कोगरा और उसके आदिम विश्वास को। ये लड़का कौन है पॉल? ये मेरी आधी जिंदगी है ये माया। अमृत, अब तुम तुम्हारी कहानी खत्म करो। तुम उस रात देहरादून क्यों गए थे? पल्लवी ने बताया कि वो मुझे डाइवोर्स नहीं देगी, इसलिए मैं देहरादून चला गया अपनी बेटी से मिलने। शायद वो अपनी माँ को समझा पाए, लेकिन स्कूल वालों ने बताया कि मेरी बेटी मुझसे मिलना नहीं चाहती है। उस रात मुझे नींद नहीं आया। तकरीबन 3:45 पे पल्लवी का कॉल आया। हेलो। वेल डन डार्लिंग, क्यों? अब हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन जूली मुझे डाइवोर्स नहीं देगी पल्लवी। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है अमर डार्लिंग। क्यों? तुम्हें नहीं पता, मजाक कर रहे हो। अरे मुझे क्या पता होगा। कल रात जूली का खून हो चुका है। मुझे अचानक लगा कि मुझे फिर से पेंट करना होगा। हाँ हाँ हाँ, मुझे फिर से पेंट करना होगा। मैं घर लौट कर आया, जल्दी से अपना कैनवास, ब्रश, इरेजर सब ढूंढ निकाला और लगा फिर से पेंट करने। हाँ, मुझे फिर से पेंट करना होगा। इतने दिन बाद तुम्हें फिर पेंटिंग का भूत चढ़ा है? यही मेरी नियति है। मुझे फिर से पेंट करना होगा पल्लवी, यही मेरी नियति है। मुझे फिर से पेंट करना होगा। मुझे मेरे रजिस्टर के पास आने की बजाय तुम फिर से पेंटिंग करने लग गए। मुझे फिर से पेंट करना होगा पल्लवी, मुझे फिर से पेंट करना होगा। रे पल्लवी, रे पल्लवी, रे मुझे फिर से पेंट करना है। रे पल्लवी, मरो तुम अमर। जिंदा रहो तुम पॉल। जिंदगी कितनी अद्भुत है। पॉल का बेटा आज जहाज पे एक साधारण सी नौकरी करके जिंदगी अच्छे से बिता रहा है, और अमरेंद्र की बेटी गाना गाने के लिए देहरादून में इंजीनियरिंग कॉलेज को बीच में ही छोड़ के इलाहाबाद के शास्त्रीय संगीत के गुरु के पास गंडा बंदी है। आशुतोष जायसवाल, अंजलि पांडे, अंशु साहू, निशांत सरवार,